नमस्कार, स्वागत है आपका द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। द वीक ऑफ शो में हम बात करने वाले हैं हफ्ते भर की सियासी उठापटक के बारे में। मास्टर स्ट्रोक मोहन, वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के पर्यवेक्षक बनाए गए। इस बड़ी जिम्मेदारी के कई सियासी मायने निकाले गए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भाजपा ओबीसी और खासकर यादव मतदाताओं को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इससे न केवल मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरण साधे गए हैं, बल्कि पड़ोस के राज्य यूपी और बिहार में भी उनके चेहरे का इस्तेमाल भाजपा कर चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार की यादव बाहुल्य सीटों पर डॉक्टर मोहन यादव के स्टार प्रचारक रहे। इसके बाद उन्हें हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट का जिम्मा मिला, तो अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों में से 10 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश भाजपा के नेता ये मानने को तैयार नहीं कि ओबीसी और यादव वोटों को साधने बीजेपी डॉक्टर मोहन यादव के नाम का इस्तेमाल मास्टर स्ट्रोक के तौर पर कर रही है। वहीं कांग्रेस इसी पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा में मुख्यमंत्री चयन के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए। वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर नए सीएम के चयन में अहम भूमिका निभाएंगे। यूं तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी का शपथ लेना लगभग तय है, लेकिन देश में भाजपा के दूसरे स्थान के नेता अमित शाह के साथ डॉक्टर मोहन यादव के पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जाने के कुछ अलग सियासी मायने हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भाजपा ओबीसी और खासकर यादव मतदाताओं को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इससे न केवल मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरण साधे गए, बल्कि पड़ोस के राज्य यूपी और बिहार में भी उनके चेहरे का इस्तेमाल भाजपा कर चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार की यादव बाहुल्य सीटों पर डॉक्टर मोहन यादव की स्टार प्रचारक रहे। उन्होंने यहाँ ताबड़तोड़ सभाएं की। इसके बाद हाल ही में उन्हें हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट का जिम्मा मिला। अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों में उन्होंने प्रचार किया, जिनमें से 10 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में यादवों के बड़े नेता हैं। उन्हें सीएम बनाने की मांग उठती रही है। डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे को आगे कर हरियाणा में बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की कि उसने इस वर्ग का भी पूरा ध्यान रखा है। हरियाणा में ना सही, एमपी में यादव समाज का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री। बीजेपी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान डॉक्टर मोहन यादव से करवा सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश भाजपा के नेता ये मानने को तैयार नहीं कि ओबीसी और यादव वोटों को साधने बीजेपी डॉक्टर मोहन यादव के नाम का इस्तेमाल मास्टर स्ट्रोक के तौर पर कर रही है। वही कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उसे जिस भी जिम्मेदारी में लगाया जाता है वो तन मन धन से उसमें कार्य करता है और पार्टी की विजय के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करता है। अब जब विजय हुई है, मुख्यमंत्री जी को पर्यवेक्षक की भूमिका में भी रखा गया है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इसी को कहा जाता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हरियाणा में जीते हैं, उनमें ही अब असंतोष काफ़ी फैल रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत पड़ रही है कि ऑब्जर्वर बाहर से भेजा जाए। वहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग आपस में मुख्यमंत्री पद की जो रेस में थे, तो उनने काफ़ी वहाँ पर विद्रोह की स्थिति कर रखी है। शायद इसी वजह से ऑब्जर्वर भेजे गए हैं ये। खैर, कांग्रेस भले डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक न माने, ये सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के अंदर सबसे बड़ी तादाद यादव बिरादरी की है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में यादव समुदाय का हिस्सा 12 से 14% के लगभग है, यानी कि राज्य में 80 से 90 लाख यादव जाति के लोग हैं। ये बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल की आधा सैकड़ा सीटों को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव का चेहरा आगे कर भाजपा ने न केवल एमपी बल्कि दूसरे राज्यों में भी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, भाजपा उनकी प्रखर हिंदुत्व वाली छवि को भुना रही है। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा की ही तरह उन्हें भी आक्रामक तेवरों वाले नेताओं के तौर पर गिना जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बच गया है। महाराष्ट्र और झारखंड सहित देश भर की 417 सीटों पर चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इनमें मध्य प्रदेश की भी 2 सीटें बुधनी और विजयपुर शामिल है, जिन पर उपचुनाव होना है।
जहां 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। देश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बच गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्य के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसके साथ ही देश भर में 47 विधानसभा सीटों पर भी वोट पड़ेंगे। इनमें मध्य प्रदेश की भी 2 सीटें बुधनी और विजयपुर शामिल है, जहां 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बात चुनावी समीकरणों की करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। पिछला चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा। बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 105 सीटों पर जीत दर्ज की। शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 147 पर लड़कर 44 सीटों पर जीत दर्ज की। एनसीपी ने 121 पर लड़कर 54 सीटों पर जीत हासिल की। एमएनएस ने 101 विधानसभा सीटों पर लड़कर 1 सीट पर जीत दर्ज की। सीएम की कुर्सी को लेकर भाजपा और शिवसेना में मतभेद की स्थिति हो गई। 23 नवंबर 2019 देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बहुमत सिद्ध करने से पहले ही दोनों ने 26 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। 28 नवंबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी बना। 3 साल तक उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाअघाड़ी की सरकार चली। 2022 एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा। महाअघाड़ी दल बहुमत साबित करने में असमर्थ रहा। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी की सरकार बनी। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया। शिवसेना के बाद एनसीपी भी टूट गई। 40 विधायकों के साथ अजित पवार बागी हो गए। एनसीपी अजित गुट भी सरकार में शामिल हो गया। अजित पवार को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मौजूदा समय में सत्ता पक्ष वाली महायुति गठबंधन के पास 218 सीटें हैं। विपक्षी महाअघाड़ी दल यानी विपक्ष के पास 77 सीटें हैं। वही बात झारखंड की करें तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। 2019 भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। जेएमएम ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। जेवीएम ने 3, राजद ने 1, आजसू 2 सीटें जीती थी। अन्य के खाते में 4 सीटें आई थी। वही बात मध्य प्रदेश की करें तो ये भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में एक है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर 2 दशक से भाजपा का कब्जा है। वहीं श्योपुर की विजयपुर सीट 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत के भाजपा में आने के बाद खाली हुई है। कांग्रेस और भाजपा में आए रामनिवास रावत अब डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री हैं। भाजपा ने रामनिवास रावत को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। भाजपा से बुधनी में 3-4 नामों का पैनल है, तो कांग्रेस को बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों में दमदार उम्मीदवार की तलाश है। हालांकि दोनों पार्टियां यहां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी नहीं है, मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार है। इस उपचुनाव में दोनों क्षेत्र के मतदाता ये तय कर चुके हैं कि सरकार के साथ चल के क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि हमने विकास की परिकल्पना के साथ हम चुनाव में, हम गरीब कल्याण के परिकल्पना के साथ चुनाव में है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थानों पर चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, उसमें बीजेपुर में भारतीय जनता पार्टी रामनिवास रावत जी पर दाव लगा रही है, लेकिन निश्चित रूप से वहां की जनता ये मान के चलती है कि दल बदल का उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आज यही हालत मध्य प्रदेश की बुद्धि से की है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने सीट छोड़ी है। उनके पुत्र के लिए सुना जा रहा है कि कार्तिक सिंह चौहान को शायद टिकट दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर टिकट दिया जाएगा तो पारिवारिक परंपरा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है, वो पहले वाले हालात नहीं रहे। अब मान के चलना कि बुद्धि का परिणाम इस बार उलटफेर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त के बाद विपक्ष कुछ दिनों पहले तक अति उत्साह में नजर आ रहा था, लेकिन हाल ही में हरियाणा विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस सहयोगी दलों के ही निशाने पर है। वहीं भाजपा बैकफुट से फ्रंट फुट में आ गई है। अब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य और गठबंधन की राजनीति वाले झारखंड के नतीजे बहुत हद तक देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा विकास के नारे के साथ चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस विजयपुर में विश्वासघात और बुधनी में बदलाव की बात पर मैदान में है। यहाँ भी उपचुनाव के नतीजे जनमत की परख के साथ दोनों पार्टियों के प्रदेश नेतृत्व की परीक्षा की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। अर्बन नक्सल वर्सेस टेररिस्ट। देश के चुनावी माहौल में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। अब ये जंग अर्बन नक्सली बनाम आतंकवादी हो गई है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सली कहा, तो कांग्रेस ने बीजेपी को आतंकवादियों का संगठन बता दिया।
फिर क्या था? दोनों ही दलों के नेताओं ने इन बयानों पर अपने अपने राज्यों में अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं करना शुरू कर दी और सियासत उबाल मारने लगी। देश में माहौल चुनावी है और सियासत में जुबानी जंग भी चल रही है। ये जंग नित नए मोड़ ले रही है। इसी में एक नया मोड़ अर्बन नक्सली बनाम आतंकवादी वाला आ गया है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सली कहा था, तो कांग्रेस ने बीजेपी को आतंकवादियों का संगठन बता दिया। अब दोनों पार्टियों के नेता इसकी व्याख्या करने में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा था। कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। अब इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार भी सुन लीजिए। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं, तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। दोनों दलों के सेनापति आमने सामने आए तो सेनाएं भी टकरा उठी। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो चुका है। कि प्रधानमंत्री की पार्टी का कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ा हो। हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लड़ाई जीती है कई राज्यों में। ये आज आए हैं, कल चले जाएंगे। इन्हें क्या अंदेशा है कि नक्सलवाद से लड़ना क्या होता है, जान गंवाना क्या होता है, शहादत देना क्या होता है? कम से कम इनके मुंह पर ये टिप्पणी शोभा नहीं दे। अरे जहाँ नक्सलवाद है वहाँ तो तुमसे मिटाया जा नहीं रहा है। असली नक्सली तुम्हारी नाक में दम किए तमाम सारे राज्यों में। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, अहिंसा परमो धर्म में विश्वास रखती है और ये देश कांग्रेस के महान नेता बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के ऊपर चलता है। और जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं वही दूसरे को कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। जिस प्रकार से कांग्रेस ने विदेशों में जाकर भारत को लगातार नीचा दिखाने का काम किया है, जिस तरीके की कांग्रेस की गतिविधियां रही, चाहे इमरजेंसी लगाने की बात हो, चाहे 84 के दंगे हों, चाहे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस किस ओर है। पर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना के साथ काम करता है, उसके लिए जो भाषा का उपयोग खड़गे जी ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यही कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा है। देश में माहौल चुनावी है और ऐसे में इस मसले की गूंज आगे भी सुनाई पड़नी तय है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव और देश की 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इस मुद्दे पर टकराहट बढ़ना भी तय है। अब देखना ये है कि भाजपा कांग्रेस को अर्बन नक्सली साबित कर पाती है या कांग्रेस भाजपा को आतंकवादी संगठन। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में भाजपा ने बड़ी संगठनात्मक कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान के चलते मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाए। यह आंकड़ा जनसंख्या के आधार पर देश में बीजेपी के सबसे बड़ी सदस्यता है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की तारीफ की और इसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मेहनत का नतीजा बताया। वहीं कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों को उनकी मर्जी के बिना बीजेपी की सदस्यता दिलवा दी या उनको सदस्य बनाया गया। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेताओं और विधायकों को भी सदस्य बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने बड़ी संगठनात्मक कामयाबी हासिल की। भाजपा ने प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाए हैं। जनसंख्या के आधार पर देश में बीजेपी की ये सबसे बड़ी सदस्यता है। इस पर पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ कर चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ऐसे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बता रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश ने 1.5 करोड़ की सदस्यता का जो लक्ष्य दिया गया था, वो हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। मैं प्रदेश के अध्यक्ष रामकृष्ण दत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री हमारे हितानंद जी,
प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी, सबके साथ सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम और उनकी प्लानिंग 64,871 बूथों पर सक्रियता के साथ काम करने वाले लगभग 3 लाख कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके इस काम में जुटे थे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 1,50,28,107 से अधिक सदस्यता। कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्य को पूरा करके, लक्ष्य को क्रॉस करके इतिहास बनाने का काम किया है। बीजेपी अपने सदस्यता अभियान से गदगद है तो कांग्रेस इसे फर्जी बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने सरकारी शिविर में हिस्सा लेने आए लोगों, नवरात्रि के पंडालों, श्राद्ध भोज तक में लोगों को बिना मर्जी के सदस्य बना दिया। कांग्रेस बीजेपी के मिस्ड कॉल वाली सदस्यता का भी मजाक उड़ा रही है। आरोप यहाँ तक है कि कांग्रेस के बड़े नेता और विधायकों तक को बीजेपी का सदस्य बना दिया गया है। जबलपुर में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया का आरोप है कि उन्हें बीजेपी का सदस्य बना दिया गया है। वहीं इंदौर में इसी को लेकर FIR दर्ज कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी की फर्जी सदस्यता अभियान का एक ये प्रत्यक्ष उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा। हम माननीय बिश्नोई जी जो कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी ने जो कहा है, ये देखिए मुझे मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आया। अब किस प्रकार से आम जनता के साथ या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं के को सदस्य बना के भारतीय जनता पार्टी क्या प्रदर्शित करना चाहती, एक तरीके से पूरा फर्जी सदस्यता अभियान है। बीजेपी का सदस्यता अभियान फ्रॉड, मिस कॉल दे दिया, कोई उठा रहा नहीं उठा रहा, कोई एक नंबर का खटका दबा रहा नहीं दबा रहा, और न बस मिस कॉल दे दिया ना आप हमारे मेंबर। इतना फ्रॉड सिस्टम है। चलो हम इसमें खुश है कि बीजेपी वाले खुश है कि उन्होंने इतने करोड़ बना लिए। कई ब्लॉक अध्यक्ष के पास, कई कांग्रेस के नेताओं के पास, कई ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना वो इस तरह के पछड़ में पड़ना चाहते हैं, पर भाजपा के फ्रॉडों ने एक बड़ा फ्रॉड सदस्यता अभियान के नाम पे किया है। वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की साजिश करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि सदस्यता अभियान के आंकड़े देखकर कांग्रेस बौखलाहट में है। भाजपा नेताओं का दावा है कि हाईटेक तकनीक से सदस्य बनाए जा रहे हैं, ऐसे में किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत मिस्ड कॉल कर सदस्य बन रहे हैं और फिर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो तकलीफ होगी। मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 स्टेट्स में शामिल है जिसने मेंबरशिप में बेहतर परफॉर्मेंस किया। 8 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर चल रहा है मेंबरशिप में। तो हम तो चुनौती देते हैं कांग्रेस के लोगों को कि दम है तो ऐसी मेंबरशिप करके बताओ। ओपन ड्राइव है, ये 1.5 महीने में 1.5 करोड़ के पार, तो इसलिए कांग्रेस की चिंताएं अपार और सज्जन सिंह जी और बाकी लोग के पेट में दर्द। हमारी चुनौती है कि कुछ प्रमाण और साक्ष्य सामने लेकर आओ, दम में तो ऐसी मेंबरशिप करके बताओ। मध्य प्रदेश का बीजेपी का संगठन पहले से देश में सबसे मजबूत माना जा रहा था। विधानसभा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट की तारीफ केंद्रीय नेतृत्व कर चुका है। इसे मॉडल के रूप में दूसरे राज्यों में भाजपा लागू कर रही है। कांग्रेस भले ही भाजपा के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए, उसके सामने सदस्यता का ये पहाड़ किसी चुनौती से कम नहीं है, भले ही वो इसे मानने से इनकार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश की सियासी लड़ाई इन दिनों एनडीए बनाम इंडिया अलायंस चल रही है, लेकिन अलायंस में कुछ ठीक नहीं है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस अपने ही सहयोगी दलों से घिरते हुए नजर आई। जब इंडी गठबंधन बना था तब 26 पार्टियां वहां पर शामिल हुई थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण था तो सिर्फ 9 पार्टियों के नेताओं ने मंच साझा किया। वहीं भाजपा ने एनडीए से मुकाबले के लिए बना इंडी अलायंस की जड़ें कमजोर होती हुई यहां पर नजर आए। तो वहीं एनडीए की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो नीतीश कुमार नजर नहीं आए, तो चिराग पासवान के बयानों ने बहुत कुछ सियासी गलियारों में चर्चा के लिए छोड़ दिया। पहली तस्वीर 2023 के जुलाई महीने की है, जब बेंगलुरु में इंडी गठबंधन की बैठक में मोदी सरकार को देश से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में 26 पार्टियां शामिल हुई। दूसरी, 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण की, जिसमें सिर्फ 9 पार्टियों के नेताओं ने मंच साझा किया। ये तस्वीरें बता रही है कि भाजपा नित एनडीए से मुकाबले के लिए बना इंडिया अलायंस की जड़ें कमजोर हो रही है। ये हाल ही में दिखा भी है, जब 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद कांग्रेस अपने ही सहयोगी दलों के निशाने पर रही।
हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के अहंकार को जिम्मेदार करार दिया, तो शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस का मतलब जीती हुई बाजी को हारना है। सहयोगी दलों ने इशारे में ये भी कहा कि अगर कांग्रेस का अस्तित्व है तो सहयोगी दलों की वजह से, इसीलिए उसे उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नरम रुख मोदी सरकार के प्रति दिख रहा है। अब फिर 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके साथ ही देश भर में 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है। इनमें भी सीटों के बंटवारे पर इंडी गठबंधन में तनातनी चल रही है। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस को यूपी में 2 विधानसभा सीटें सपा से मिली है, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच विदर्भ की सीटों को लेकर खींचतान मची है। लड़ाई मुंबई की सीटों पर भी है। गनीमत की बात यह है कि झारखंड में इंडी गठबंधन की सहभागी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद में फिलहाल सब ठीक चल रहा है। हालांकि यहाँ भी अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। भाजपा का दावा है कि मोदी सरकार को रोकने के लिए बने इंडी गठबंधन के दल आपस में ही झगड़ने लगे हैं और यह गठबंधन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। वही इंडी अलायंस भाजपा को अपना घर देखने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, जब गठबंधन अवसरवादिता के लिए, निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो तो फिर टकराव तो होगा ही होगा, और जैसे ही एक साथी नीचे जाता है वैसे ये टकराव और मुखराता है। तो अब कौन राहुल गांधी के कंधे पर, कौन उनके एंटी इनकम्बेंसी पे बैठना चाहेगा, ये स्पष्ट है। तो महाराष्ट्र में ये टकराव और बढ़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली है, वो हालात अलग थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासकीय तंत्र का दुरुपयोग किया है, जिस तरह का वातावरण निर्मित किया है, लोगों को गुमराह किया है, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ सरकार नहीं बन सकी है। लेकिन कश्मीर के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनी है, कांग्रेस पार्टी की गठबंधन के साथ सरकार बनी हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें भारतीय पार्टी के लोग न उड़ाएं कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य पार्टी का पहले भी था, आज भी है। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी गठबंधन के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ में सरकार बनेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा होगी। इसलिए इस तरह की बातें बनाकर इस तरह से माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व सरकार बनना तय है। देश में गठबंधन का दौर नया नहीं है। 90 के दशक में भाजपा गठबंधन राजनीति के सहारे ही केंद्र की सत्ता में आई, तो इसके बाद कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले पर सत्ता में वापसी की। हालांकि इसके पहले भी गठबंधन की सरकारें बनती रही, लेकिन जिस तरह भाजपा और मोदी को दिल्ली की सत्ता से रोकने के लिए बने इंडी अलायंस में 1 साल के अंदर ही दरारें पड़ने लगी, इसके भविष्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि अस्तित्व मोदी सरकार का भी गठबंधन पर ही टिका हुआ है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी और चिराग पासवान के कुछ बयान साबित ये भी करते हैं कि एनडीए में भी उतनी एकता नहीं जितनी का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश को अगले 5 साल में सबसे विकसित प्रदेश बनाना है, खासकर औद्योगिक क्षेत्र में, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फ्यूचर विजन रेडी है। हर क्षेत्र में उद्योग स्थापित, हर औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खोलना, इसके लिए वो उद्योगपतियों को अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर निमंत्रण भी दे रहे हैं और यह आश्वासन भी दिया जा रहा है कि उद्योगपति आए, मध्य प्रदेश में निवेश करे, मध्य प्रदेश सरकार उन्हें माकूल माहौल देने वाली है। तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार पूरी तरह कर्ज में डूब चुकी है और समिट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इवेंटबाजी की जा रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अगले 5 साल में देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश को उद्योग धंधों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की तैयारी है। इसी कोशिश के तहत साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। साल की शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इससे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं।
और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद देश भर के दौरे पर उद्योगपतियों को निवेश का न्योता दे रहे हैं। प्रदेश में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश का खाका तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में माइनिंग और फार्मा इंडस्ट्री पर सरकार फोकस बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने मुंबई में आयोजित इंडिया केम 2024 में मध्य प्रदेश को फ्यूचर स्टेट बताते हुए फार्मा इंडस्ट्री में निवेश की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बताया कि मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट्स हैं। दवा निर्माण में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। 2023-24 में मध्य प्रदेश से 160 देशों को 11,889 करोड़ के फार्मा उत्पाद निर्यात किए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट्स स्थापित है। प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही है। दवा निर्यात करने में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में 11,890 करोड़ की फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित है। प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार है। इससे पहले भोपाल में 2 दिन तक माइनिंग कॉन्क्लेव भी चला, जिसमें माइनिंग सेक्टर में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। इस मौके पर भी मुख्यमंत्री ने खनिज क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं और अवसरों की जानकारी उद्योगपतियों को दी। हर महीने हम संभाग स्तर पर एक रीजनल कॉन्क्लेव भी करते जा रहे हैं और अभी तक के जो मैंने प्रस्ताव के आंकड़े बताए, लगभग 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये युवाओं के लिए खासकर सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करते हुए युवा, गरीब, महिला, यशस्वी प्रधानमंत्री के जो 4 पिलर्स है, ये चारों सेक्टर में बड़ा काम करेंगे। सभी प्रकार के रोजगार परक उद्योगों के माध्यम से हमारी आर्थिक संबद्धता भी सरकार की बने और लोगों को रोजगार प्राप्त हो और जीएसटी में वृद्धि के साथ हम सबकी बेहतरी के लिए पर्याप्त अपनी भूमिका बनाएं। सरकार मध्य प्रदेश को फ्यूचर स्टेट बताने में जुटी है। औद्योगिक निवेश की सभी संभावनाएं तलाश रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर्ज में डूब चुकी है, जनता से किए गए वादे निभा नहीं पा रही, इसीलिए अब वो उद्योगपतियों के मुंह ताक रही है। 18 साल में 25,000 सब्जी बाग दिखाया शिवराज चौहान ने। मोहन यादव उससे आगे निकलने की तैयारी में दिख रहा है। घोषणा घोषणा घोषणा, जमीनी हकीकत से बहुत दूर की सरकार। खजाने में पैसा कहाँ है बता दो भैया। मोहन यादव हर 15 दिन में 5,000 करोड़ कर्जा ले रहे हो, सब्जी बाग लोगों को दिखा रहे हो। तो वोट के लालच में सारा पैसा कहाँ जा रहा है ये भी पता। तो सिर्फ भाषण तक सीमित है, यथार्थ के धरातल पे कोई भी योजना उतर नहीं पाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2 दशकों में एमपी विकास की रेस में तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान अभी फिलहाल एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है। तमाम प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बाद भी मध्य प्रदेश में देश के दूसरे विकसित राज्यों की तरह उद्योग धंधों का जाल नहीं बिछ सका है। अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है। अब देखना यह है कि सरकार अपने मकसद में कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल द वीक ऑफ शो में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।